नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन, और आज टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांड की संरचना। पहले बीजांड किसे कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि बीजांड कहाँ होता है। हमने फूल को पढ़ा और फूल के अंदर जो चौथे नंबर का भाग था जिसको हमने स्त्रीकेसर बोला, और जो मादा भाग को शो करता है यानी मादा भाग को प्रदर्शित करता, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला भाग था, जैसे कि हमने यहाँ पर ये दिखा रखा है मादा भाग, और सबसे ऊपर वाला भाग है ये स्टिग्मा जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसके बाद जो संकरा भाग है जिसको स्टाइल के नाम से जाना जाता है, वर्तिका बोला जाता है हिंदी में। और इसके बाद ये फूला हुआ भाग है जिसको हम अंडाशय बोलते हैं यानी ओवरी के नाम से जाना जाता है। और इसी ओवरी के अंदर ये काले दानेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। और इसी ओव्यूल को हिंदी में बोला जाता है बीजांड। तो जब पुष्प के अंदर मादा भाग निषेचित हो जाता है तो ये बीजांड बीजों में परिवर्तित हो जाता है, यानी इससे बीज बनते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो भी बीज आते हैं वो राजमा का दाना है, चाहे उड़द का दाना है, चाहे मटर का दाना है, चाहे गेहूं का दाना है, कोई भी बीज है वो उसका निर्माण इसी बीजांड नामक संरचना से होती है, जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। इसी बीजांड को हमने यहाँ पर जूम करके दिखा रखा है कि बीजांड के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो चलो आज डिटेल से बीजांड के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें बीजांड के अंदर पाई जाती है, यानी ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिखा है पहला नाम फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का मतलब होता है बीजांड वृंत। ये बीजांड का वो भाग होता है जो ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, यानी इस स्त्रीकेसर के अंदर ये बीजांड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको जब हमने जूम करके दिखा रखा है तो इस पर एक ऐसी संरचना होती है जिसको हम फ्यूनिकल के नाम से जान रहे हैं। तो ये फ्यूनिकल वाला भाग अंडाशय की अंतः दीवार से जुड़ा हुआ रहता है, यानी बीजांड का वह भाग जो अंडाशय की अंतः दीवार से जुड़ा रहता है उसका नाम फ्यूनिकल कहा जाता है, यानी बीजांड वृंत। इसके बाद ये बीजांड वृंत ऊपर की ओर बढ़ता हुआ और संपूर्ण बीजांड जो ये आपको दिखाई दे रहा है, बीजांड वृंत से जिस स्थान से ये संपूर्ण बीजांड जुड़ा हुआ रहता है उस स्थान का नाम आपका हाइलम कहलाता है, यानी हिंदी में इसको नाभिका के नाम से जाना जाता है। सवाल आता है कंपटीशन में यहाँ पर से कि बीजांड वृंत का वो कौन सा भाग, वो भाग क्या कहलाता है जहां से संपूर्ण बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ रहता है, तब उसका नाम आपका हाइलम है, यानी नाभिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ऊपर हमने नाम लिखा है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है अध्यावरण। हमने देखा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक आवरण जो आपको ये दिखाई दे रहा है और एक आवरण जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी को बीजांड में अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। यानी भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के बाहर जो आवरण पाया जा रहा है, इन आवरणों को इंटेग्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें उनके अगर किसी भ्रूण कोश के बाहर अगर एक ही बीज का आवरण पाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम इसको यूनिटैग्मिक बोलते हैं, यानी एक अध्यावरणीय बीजांड। और अगर किसी बीजांड के अंदर ये दो आवरण पाए जा रहे हैं तब ऐसी स्थिति में हम इसको बाइटैग्मिक बोलते हैं, यानी द्विअध्यावरणीय बीजांड। ठीक, तो समस्त आवृत्ति बीजी पौधों में और अनावृत्ति बीजी पौधों में, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये दोनों प्लांट के जो ग्रुप है इनमें बीजों का निर्माण होता है और इन्हीं के अंदर ये बीजांड पाया जाता है। तो किसी में एक अध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है और किसी में द्विअध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है। इसके बाद नाम लिखा है यहाँ पर वैस्कुलर स्टैंड, यानी संवहनीय स्तंभ। जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इसको वैस्कुलर स्टैंड के नाम से जाना जाता है, यानी संवहनीय स्तंभ या वैस्कुलर बंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य होता है बीजांड के अंदर
कि इस बीजांड को पोषण प्रदान करना और इस बीजांड में पानी को पहुंचाना, यानी पानी की सप्लाई और पोषण की सप्लाई यानी खाने पीने की सप्लाई, जिसको मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, खनिज तत्व, ये इस वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा इस बीजांड को पहुंचाया जाता है। अब बीजांड का ये जो ऊपरी भाग हमने लिखा है चैलेजा, जिसको निभाग के नाम से जाना जाता है, यानी सबसे ऊपर का जो भाग होता है बीजांड का, उसको चैलेजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इधर नाम है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का मतलब होता है भ्रूण कोष। आपको जो ये थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है बीजांड के अंदर, इस थैलीनुमा संरचना ही का नाम है भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियोसेक। और यही थैलीनुमा संरचना जब स्त्री केसर में निषेचन हो जाता है तो ये थैलीनुमा संरचना भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बीज के अंदर सुरक्षित रहता है पोषण। और वो पोषण उस समय काम आता है बीज का जब बीज में अंकुरण होता है और दो संरचनाओं का विकास होता है, एक मूलांकुर और एक परांकुर। तो मूलांकुर वाले भाग से जड़ तंत्र का विकास होता है बीज में, और परांकुर वाले भाग से प्रभुतंत्र का विकास होता है, जो मिट्टी से ऊपर पाया जाता है पौधे का। ठीक, इसके बाद हमने नाम यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पर बीजांड काय। तो इस भ्रूण कोष के बाहर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, अर्थात बीजांड काय। तो इधर इस रचना को हमने इधर भी नहीं दिखा रखा है, लेकिन इधर भी ये सारी संरचनाएं हैं जिसको हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं, यानी न्यूक्लियस। इसके बाद जो ये थैलीनुमा संरचना है, इस थैलीनुमा संरचना के अंदर 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर दिखाई दे रही, और एक कोशिका बीच में दिखाई दे रही है, और इस एक कोशिका के मध्य 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर वाली कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है, यानी प्रतिध्रुवीय कोशिका भी बोला जाता है। इसके बाद एक सेल मध्य में है जिसको सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित रहते हैं। और इसके बाद आपको 3 कोशिकाएं नीचे पे दिखाई दे रही है, और इन 3 कोशिकाओं में से इन 2 कोशिकाओं को सिनर्जिट सेल बोला जाता है, यानी सहायक कोशिका बोला जाता है। और इस बीच वाली कोशिका को इन 2 के ऊपर पर जो ये 3 को ये जो सिंगल सेल है, इसको एग सेल के नाम से जाना जाता है, अंड कोशिका। और इन 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर है, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर है, और एक कोशिका बीच में है, यानी पूर्ण रूप से ये 7 कोशिकाएं हैं। और इन 7 कोशिकाओं के अंदर 8 केंद्रक है, और इन सभी कोशिकाओं को एक साथ बोला जाता है अंड समुच्चय। और इसके बाद जो लास्ट भाग है यहाँ पर नीचे की ओर, जो बीजांड में खुला हुआ भाग है, इसको माइक्रोफाइल के नाम से जाना जाता है, यानी बीजांड द्वार बोला जाता है। और यही वो भाग है जहां से परागकण आकर के, यानी स्त्री केसर से परागकण नीचे की ओर जाता है और बीजांड को निषेचित करता है। तो यही वो भाग है कि इधर साइड से परागकण आएगा और इस बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करेगा, और फिर इन कोशिकाओं को निषेचित करके बीज का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, यहां पर से एक बहुत ही मोस्ट सवाल है कि एक बीजांड के अंदर कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं उसके भ्रूणकोश में। तो ध्यान रखने योग्य बात है, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, और एक कोशिका मध्य में, यानी 3 और 3 6 और 1 7। और इनके अंदर केंद्रकों की संख्या है 8। तो एक भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका पाई जाती है और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से एक नाम से जाना जाता है, अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था बीजांड के बारे में कि बीजांड जिसके द्वारा बीज का निर्माण होता है, और इसी बीजांड में निषेचन के पश्चात इसी बीजांड से बीज बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2-3 सवाल मोस्टली कंपटीशन में आते हैं, जैसे कि बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तब हमने ध्यान रखना है कि बीजांड से। इसके अतिरिक्त एक और सवाल आता है
जो आपको ये थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम भ्रूणकोश बोलते हैं, और ये जब इस बीजांड में निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो ये भ्रूणकोश भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि निषेचन से पहले उसको भ्रूणकोश बोला जाता है, यानी एम्ब्रियोसैक, और निषेचन के बाद ये भ्रूणकोश वाली संरचना भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो बीजांड संरचना होती है ये निषेचन से पहले की संरचना होती है, और जो इस बीजांड के द्वारा बीज बनता है तो वो निषेचन के बाद की संरचना होती है। इसके बाद सवाल है कि बीजांड अगुणित होता है। अगुणित का मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है बीजांड में, तब फिर बीज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बीजांड के बारे में ये संरचनाएं थी। इसके अलावा एक शब्द और लिखा है हमने यहाँ पर, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब होता है प्रतिबीजांड। वैसे तो दोस्तों सामान्यतः बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, और उन 6 प्रकारों में से एक प्रकार है उसका एनाट्रोपस यानी प्रतिबीजांड। तो जो हमने यहाँ पर ओव्यूल बनाया है यानी बीजांड बनाया है, ये एनाट्रोपस बीजांड है। और हमने यही बीजांड क्यों बनाया है? ये बीजांड हमने इसलिए बनाया है कि सामान्यतः जितने भी बीज वाले पौधे होते हैं जो बीज बनाते हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा जो बीजांड पाया जाता है वो एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 80% पौधों में, यानी जितने भी पौधे हैं दुनिया में बीज वाले, उनमें सब में 80% पौधों में ये एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। इसीलिए सभी जगह हमको यही बीजांड देखने को मिलता है। इंटर के सिलेबस में भी है यही बीजांड। तो बनाने के पीछे यही रीजन है कि अधिकांशतः 80% पौधों में ये एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है, जिसको हम प्रतिबीजांड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसके बाद फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।